हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कल मैं वीडियो नहीं दे पाया, थोड़ा तबीयत ख़राब थी, इसलिए कल आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका। आज सेट 4 का पार्ट नंबर बी है। पार्ट 4 ए के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से वीडियो पहले देखें, फिर पार्ट 4 के बी वाले पोर्शन में आए। ठीक है, आज हम लोग को चर्चा करना है नरेशन, वॉइस, क्लोज टेस्ट। 40 क्वेश्चन आज इस पर चर्चा करेंगे। 40 क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण आपके लिए हैं। और वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सभी लोग इसे पहले खुद से सॉल्व करो, और खुद से सॉल्व करने के बाद आप मेरे इस सॉल्यूशन से उसको मैच करिए। जहां आपसे गलती हो रही है उसको सीखिए, और हर वीडियो में कोशिश करिए कुछ ना कुछ आप अपने आप में इम्प्रूव करो। तो मैं स्क्रीनशॉट आप सभी लोग आगे बढ़ाते रहो और लेते रहो, ठीक है। अच्छा, आगे फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लो, फिर हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले जिन लोगों ने वीडियो, एक मिनट, हाँ, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सो दैट जितने भी स्टेनोग्राफ़र या जितने भी एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, आपको इतना करना है, सभी लोग ये चीज़ करिए और टाइम दीजिए थोड़ा सा पढ़ाई पे अपने। मैं तो कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता हूँ डेली लगभग, और उसके अलावा भी आपको डेली कम से कम 150 से 200 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये 85 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, चलिए आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन आपका वॉइस से है। अभी 10 क्वेश्चन पहले वॉइस पे होंगे, वॉइस के बाद फिर नरेशन पे होंगे। ठीक है, तो वॉइस करने का तरीका मैंने पहले भी बताया है। जिन लोगों ने नहीं जाना, इसलिए पहले सारे वीडियोस आप देख लो। हर वीडियोस में मैं बताते आ रहा हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है ना। तो वॉइस में मैंने तरीका जो बताया था सॉल्व करने का वो ये था कि आपको बस टेंस देखना है, टेंस में कोई चेंज नहीं होना है। टेंस में कोई चेंज नहीं देखना है, बस आप जो है टेंस सेम टू सेम पकड़िए। केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो वॉइस में टेंस का चेंज नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है वर यू पनिश्ड, मतलब किस टेंस का है ये। आप जब भी वॉइस करो पहला क्वेश्चन ये किया करो किस टेंस का है, तो आप देखोगे किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में बस आपके पास कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है। लेकिन दूसरे ऑप्शन में फॉर व्हाट वगैरह लगा दिया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस में उसका कोई यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए दूसरे से अच्छा ऑप्शन कौन सा आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है, लगाइए और आगे बढ़िए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। द फैमिली चूज़ अ किटन एज अ पेट। तो टेंस पहचानिए और बस आप बहुत जल्दी से कर जाओगे। तो टेंस आप देखोगे तो कौन सा टेंस है आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म है चूज़। ठीक है, तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ऑप्शन में है और चौथे ऑप्शन में, और कहीं नहीं है। तो इन दोनों में से देख लो कौन सा होगा। अ किटन वॉज चूजन बाय द फैमिली टू हैव एज अ पेट, अ किटन वॉज चूजन बाय द फैमिली एज अ पेट। तो आप क्वेश्चन के अनुसार देखोगे चौथा वाला सही होगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हैव वगैरह का प्रयोग, टू हैव का प्रयोग क्वेश्चन में नहीं हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। ठीक है, आवर आर्मी हैज़ बीन डिफीटेड। टेंस पहचानिए, पकड़िए। हैज़ बीन डिफीटेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है आपका ये, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा ऑप्शन है भाई प्रेजेंट परफेक्ट में, जल्दी से चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हैज़ बीन डिफीटेड नहीं हो सकता, अभी भी वॉइस पैसिव में ही है। हैज़ डिफीटेड हो सकता था। हैव डिफीटेड एनिमी के साथ हैव नहीं होगा, एनिमी हैव डिफीटेड, बस एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। अ न्यू हॉस्पिटल हैज़ बीन बिल्ट नियर द एयरपोर्ट। फिर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हैज़ बिल्ट होगा। हैज़ या हैव क्या होगा, हैज़ या हैव प्लस बिल्ड, बिल्ट। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन के चांसेस हैं, और कोई भी नहीं हो सकता, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, केवल ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, देखो कितने आसानी से आप कर सकते हो वॉइस, बिल्कुल कोई मेहनत आपको नहीं करना है, केवल टेंस पहचानिए। आप आधे से ज़्यादा वॉइस तो ऐसे ही कर लोगे। सारे आपके जो वॉइस के क्वेश्चन हैं ये आपके स्टेनोग्राफर के आए हुए क्वेश्चन मैंने लिया इस बार। ठीक है, 2014 का ये सेट है आपका। दे आर लिविंग अ हार्ड लाइफ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस का होता है इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
इज़ एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो बस जब भी कॉन्टिन्यूस आएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इज़ एम आर के साथ बीइंग लगता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वाज वर के साथ बीइंग लगता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो विल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वैसे बनता नहीं, लेकिन बनाना चाहो तो बना सकता है, विल बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। द गर्ल वॉज सिंगिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो वाज वर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में है? वाज वर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन नंबर 4, और कहीं नहीं है, एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 52 पे चलिए। महाराष्ट्रियंस स्पीक, प्रेजेंट, प्रेजेंट है ये, तो प्रेजेंट का क्या बनेगा? इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट का पैसिव क्या बनेगा? इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ही ऑप्शन में है। देख रहे हैं ना कितने आसानी से सब लग जा रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 53। बॉय प्ले फुटबॉल, बॉयज़ प्ले फुटबॉल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल एक ऑप्शन में है। टिक करिए, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 54 पे। इट इज़ टाइम टू क्लोज डाउन द बिजनेस। आप जान लो पहले नियम क्या होता है। इट इज़ टाइम के साथ जब भी सेंटेंस आपका आएगा लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। कभी भी इट इज़ टाइम के साथ सेंटेंस है तो उसका पैसिव होता है इट इज़ टाइम प्लस फॉर, प्रीपोजिशन हमेशा क्या यूज होगा? फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये नियम होता है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी इट इज़ टाइम के साथ सेंटेंस आएगा तो आप इसी स्ट्रक्चर में रखिएगा, इट इज़ टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है। इट इज़ टाइम फॉर द बिजनेस टू बी क्लोज डाउन, इट इज़ टाइम प्लस फॉर प्लस बिजनेस, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबको समझ में आ रहा है 54? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इस पर आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलेंगे, वॉइस का अंतिम क्वेश्चन। सेवरल ट्रीज वर अप्रूटेड बाय द टोर्नेडो। थोड़ी सी तबीयत आज भी ख़राब है, इसीलिए आपको वॉइस थोड़ी सी अजीब आज लग सकती है, बट मैंने सोचा कि 2 दिन हो जाएंगे, अभी कैलेंडर के भी वीडियो प्रोवाइड करना था, इसलिए मैंने आज वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए। सेवरल ट्रीज वर अप्रूटेड, तो टेंस पहचानिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस ऑप्शन में है? केवल एक ही ऑप्शन है। तो ये 10 क्वेश्चन वॉइस के यहाँ पर क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। अब हम लोग चलेंगे नरेशन की तरफ। ठीक है, नरेशन के नियम को मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा। टेंस में चेंज होगा, जो भी टेंस होगा उसी का पास्ट। प्रेजेंट है तो पास्ट, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, विल है तो वुड, शैल है तो शुड, कैन हो तो कुड। ठीक है, इस तरह से इसमें चेंज करेंगे। पर्सन में चेंज होता है, पर्सन चेंज होता है सन 123 के अनुसार, सन 123 के अनुसार आप सभी को बताया दिया है, पहले ही मैंने बताया। सन 123 के अनुसार पर्सन को चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। इसके अलावा मैंने ये बताया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो है उसको हटाकर हम लोग सेंटेंस के अनुसार कभी आस्क, कभी इफ़ वेदर, कभी टोल्ड, कभी सजेशन, प्रपोज, रिक्वेस्टेड, तमाम हम लोग करते हैं सेंटेंस के टाइप के अनुसार। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ही सेड टू मी विल यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक, तो विल आपका चेंज होगा वुड में, आपको पता है। तो विल को वुड में चेंज केवल 2 ऑप्शन में किया, पहले ऑप्शन में और 3 ऑप्शन में है, कोई बात नहीं, तो आगे चेंज कर लो। आपका ये इंटरोगेटिव है, कॉमा इन्वर्टेड के अंदर आया है क्या? इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब के साथ। इफ़ या वेदर चाहिए, क्या चाहिए आपको? इफ़ या वेदर, तीनों ऑप्शन में वेदर है। चलिए कोई बात नहीं, तो पहले में क्या है? ही टोल्ड मी वेदर ही वुड माइंड टू लैंड, तो थर्ड में क्या है? ही आस्क्ड मी वेदर ही सेड मी वेदर, सेड तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से एक होना है, पढ़ लो क्या है, चेक कर लो, पर्सन चेंज कर लो, उसी से मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हिज बुक लिखा है, यहाँ पे माई बुक लिखा हुआ है, तो आप पढ़ोगे ही टोल्ड मी वेदर ही वुड माइंड टू लैंड हिम। अब यहाँ पे चेंज कर लो, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा आपका? आई। फर्स्ट ऑप्शन चला गया, बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसा ही करते हैं क्वेश्चंस को आप लोग। अगर 10 से 2-3 ऑप्शन होते तो पर्सन से चेक कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। अशोक सेड सुभाष हैड ऑलरेडी गॉन टू द बैंक, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट होता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब आपको चाहिए वही हैड ऑलरेडी गॉन। क्या पहला ऑप्शन होगा? नहीं होगा।
हैड बीन करोगे, नहीं वॉइस नहीं है, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। सी टोल्ड मी प्लीज़ सेंड माई बिल्स। जब भी सेंटेंस में प्लीज़ काइंडली आए तो आप समझ जाया करो इम्परेटिव का सेंटेंस है, इसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज इस तरह से करते हैं कि जितने भी रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं उसको चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में। किस में चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगा के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। इस अनुसार देखना है हम लोगों को। तो सी रिक्वेस्टेड मी, तो मी के बाद इसमें टू नहीं रखा हुआ है, मी के बाद आपका पहले ऑप्शन में टू नहीं है, ये क्या लग गया। सी रिक्वेस्टेड मी टू सेंड हर बिल्स, सही है, दैट नहीं होगा। सी रिक्वेस्टेड और इसमें मी नहीं रखा है तो इसलिए ऑप्शन चला गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, केवल ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। आर दीज बुक्स फॉर सेल सेट द चिल्ड्रन टू द बुक सेलर। तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को आपको चेंज करना है तो पास्ट में जाएगा, ठीक है। तो आर चेंज हो जाएगा आपका वर्ब में, और मैंने साथ में ये भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो बुक्स वर होना चाहिए, ठीक है। तो वेदर, तो पहले में टेंस चेंज नहीं किया है इसलिए पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चिल्ड्रन आस्क द बुक सेलर इफ दोज बुक्स वर फॉर सेल, हो सकता था। या चिल्ड्रन आस्क द बुक सेलर वेदर दोज बुक्स वर फॉर सेल, सेकंड नहीं होगा क्योंकि दीज को चेंज नहीं किया है। ये जो दीज आया ना यहाँ पे, दीज बुक, देखो होता क्या, दिस चेंज होता है दैट में और दीज चेंज होता है दोज में, ठीक है। तो वो चेंजेस सेकंड नहीं हो सकता था। द चिल्ड्रन आस्क द बुक सेलर वेदर दोज बुक्स वर फॉर सेल, हो सकता है। द चिल्ड्रन आस्क टू, आस्क के बाद टू का प्रयोग नहीं कर सकते हो, टोल्ड, आस्क, इन सब के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। विल यू कैरी माई ब्रीफ केस फॉर मी प्लीज़ जेम्स। तो प्लीज़ लगा दिया है यहाँ पे सेंटेंस में, आपने देखना प्लीज़ का प्रयोग किया है, मतलब रिक्वेस्ट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट के साथ जो सेंटेंस है वो पढ़ लो, अगर वो सही है तो वही आप टिक कर दो। चौथा ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, रिचर्ड रिक्वेस्टेड जेम्स टू कैरी, ठीक है ना। सर रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग रिक्वेस्टेड में चेंज किया, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के टू लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन, इम्परेटिव सेंटेंस का था क्वेश्चन ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। फ्रैंक सेड विल यू हैव लंच विथ मार्क। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में कुछ है नहीं तो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट पे था तो फर्स्ट पर्सन मान लेंगे, आई आ जाएगा और विल चेंज हो जाएगा वुड में। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ वुड का प्रयोग किया है, बस आप लगा सकते हो, इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं हम लोग। फादर सेड टू अनिल अवॉइड बैड कंपनीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस शुरू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस इम्परेटिव होता है, और इम्परेटिव में हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका सजेशन होता है या एडवाइस होता है वो रखने के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के हटाकर हम लोग टू लगाते हैं, ठीक है। द फादर आस्क्ड अनिल दैट, नहीं होगा। द फादर सजेस्टेड टू अनिल इफ़, नहीं होगा। द फादर एडवाइज्ड अनिल टू, ये सही है। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के टू लगाया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो सकता था। फोर्थ ऑप्शन क्या था, एडवाइज्ड अनिल दैट, दैट नहीं प्रयोग करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का प्रयोग करते हैं इम्परेटिव में, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। सी रिफ्यूज़ टू क्लीन हर जॉब, सॉरी रूम, सी रिफ्यूज़ टू क्लीन हर रूम। तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, रिफ्यूज्ड, इसका मतलब अब ये बताओ डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। तो आप देखोगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सेंटेंस है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा में नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट बना है। इसका मतलब ये पहले किस में रहा होगा, डायरेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा होगा। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ऑप्शन देखना है, कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है केवल आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में, टिक करिए और आगे बढ़िए। इस तरह से आपको सोचना है थोड़ा सा, जब आप ऐसे करोगे तो क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी कर जाओगे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगना है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं हम लोग। सी सेड टू हर डॉटर लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। तो लेटस का जो नियम है इम्परेटिव में, लेटस को चेंज करते हैं हम लोग दे शुड में। लेटस को किस में चेंज करते हैं, दे शुड में। रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट या प्रपोज में चेंज करते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं, ये नियम है लेटस का, ठीक है। ये सारी बातें आपको कहाँ दिख रही है, केवल एक ही ऑप्शन में दिखेगा ये सारी बातें, कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है ना। सबको ये बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत।
रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम लोग किस में चेंज करते हैं, सजेस्ट या प्रपोज्ड में किया हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाता है, और लेटर्स को किस में चेंज करते हैं, दे शुड में। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में हुआ था, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में सब कुछ किया था, बस दे के बाद शुड नहीं लगाया था, इसीलिए चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, ये दोनों हो नहीं सकते थे। क्वेश्चन नंबर 65 नरेशन का अंतिम क्वेश्चन। आई सेड गो होम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस शुरू हुआ, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाओगे, टू लगाओगे। ठीक है ना, तो आई टोल्ड हर टू गो होम, ये नहीं हो सकता, वेंट नहीं कर सकते हो, टोल्ड के बाद टू नहीं लगा सकते हो, एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। तो इस तरह नरेशन के भी ये 10 क्वेश्चन आपके क्या हुए, समाप्त हुए। अगला जो टॉपिक है वो है क्लोज टेस्ट। क्या है आपका, क्लोज टेस्ट। ठीक है, चलिए हम लोग चर्चा करेंगे क्लोज टेस्ट पे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। वन डे एट स्कूल न्यूटन वॉज डैश बाई अ डैश बॉय हु वॉज हायर अप इन द क्लास दैन ही वॉज हिमसेल्फ। ठीक है, तो आप देख रहे हो हुआ क्या कि न्यूटन से जो बड़ा हायर क्लास का जो बड़ा लड़का था, उसने न्यूटन को क्या किया। ठीक है, अब क्या किया, ज़रा ऑप्शन से देखते हैं हम लोग। न्यूटन वॉज डैश बाई अ डैश बॉय, पहला ऑप्शन है। प्लेड बाई, न्यूटन को खेला गया, नहीं हो सकता। न्यूटन को हंसा गया, लाफ तब होगा जब लाफ के बाद प्रीपोजिशन ऐड होता। आप यहाँ देखोगे 66 में बाई है, तो लाफ के साथ बाई लग नहीं सकता, तो लाफ बिल्कुल नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। किक्ड, हाँ ये हो सकता था कि उसको किक मतलब उसको मारा गया, न्यूटन वॉज किक्ड बाई, ठीक है ना, ये हो सकता था। न्यूटन वॉज स्टोलन, फोर्थ भी नहीं होगा, तो ना तो सेकंड होगा, ना फोर्थ होगा, ना फर्स्ट होगा, कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। न्यूटन वॉज किक्ड बाई अ डैश बॉय, तो हायर क्लास का था, उससे बड़े क्लास का था, तो जाहिर से लड़का भी बड़ा होगा। ठीक है ना, तो कैसा बॉय हो जाएगा, बिगर बॉय हो जाएगा। तो वन डे एट स्कूल न्यूटन वॉज किक्ड बाई अ बिगर बॉय हु वॉज हायर अप इन द क्लास दैन ही वॉज हिमसेल्फ, मतलब जिस क्लास में वो पढ़ता था न्यूटन, उससे वो बड़ा था, जिस लड़के ने उसको मारा था। द किकिंग डैश न्यूटन वेरी डैश, दोनों एक साथ पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। उस किक से न्यूटन को क्या लगा, बहुत, आप समझ जाओगे तुरंत, उस किक से न्यूटन को बहुत क्या आया, गुस्सा आया। तो वेरी के बाद तो एंगर होगा, तो 69 में तो आप बड़े आसानी से फिल कर सकते हो एंगर। 68 चलिए फिल करते हैं। द किकिंग डैश न्यूटन वेरी एंगर, कॉज, हैपेंड, फेल्ट नहीं किया, मेड किया। द किकिंग मेड न्यूटन वेरी एंगर, तो किक से क्या हुआ, न्यूटन को बड़ी ही गुस्सा आ गई। एंड ही टर्न ऑन, टर्न मतलब गुस्से में आकर, टर्न ऑन मतलब क्या हुआ, गुस्से में आकर। ही टर्न ऑन द बिग बॉय, वह उस बड़े बॉय के ऊपर गुस्सा हुआ, उत्तेजित हो गया। एंड गेव हिम अ गुड डैश, क्या करेगा, उसको मारेगा, जाहिर सी बात है भाई, तुमने किसी को मारा, अब उसको गुस्सा आया, तो बदले में वो भी तुम्हें क्या करेगा, मारेगा। ठीक है, तो वही काम उसने भी किया। तो 70 का क्या हो जाएगा, बीटिंग। एंड गेव हिम अ गुड हैंडशेक, नहीं होगा। पैट मतलब पीठ तो पाना, नहीं होगा। स्माइल बिल्कुल नहीं होगा। बीटिंग सही ऑप्शन है। ठीक है ना, तो 70 का क्या हो गया आपका, बीटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी को दिख रहा है क्वेश्चन, कि बड़ा कर दें थोड़ा सा, ये अभी सही रहेगा ना, दिख रहा है सबको। चलिए, ही आल्सो डिसाइडेड टू बीट हिम एट डैश, और साथ ही साथ उसको मारा, तो मारने के बाद उसको एक चैलेंज और दे दिया, देख लूँगा, आने दो एग्ज़ाम। ठीक है, तो पढ़ाई में भी उसको बीट करने का उसने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। तो ही आल्सो डिसाइडेड टू बीट हिम एट डैश, एट डैश मतलब क्या, एट कुकिंग, कुकिंग न्यूटन से कुकिंग तो कराना नहीं है यहाँ पे, बैठने में, सिटिंग में नहीं, नीडल वर्क में, सुई का कोई काम नहीं, तो क्या होगा, बीटिंग हिम एट लेसन्स, मतलब जो भी टेस्ट होगा, जो भी पढ़ाई होगी, जो भी स्टडीज़ होगी, उसमें भी वो उसको क्या करेगा, बीट करेगा। ये भी उसने निर्णय ले लिया, किसने ले लिया, न्यूटन ने। एंड दिस मेड हिम स्टार्ट टू वर्क डैश आफ्टर दैट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, न्यूटन ने एक चैलेंज तो दे दिया, इस चैलेंज को देने के बाद जो लड़का जो मार खाया था, उसने भी निर्णय ले लिया कि ठीक है, अब हम भी करके दिखाएंगे भाई, अब गुस्से गुस्से में अब ये हो गया चैलेंज। तो ही आल्सो डिसाइडेड, मतलब वो जो लड़का था, ठीक है, सॉरी, ही आल्सो डिसाइडेड टू बीट हिम एट डैश, मतलब उसने ये भी डिसाइड किया कि उसको पढ़ाई में भी उसको बीट करेगा, हराएगा। एंड दिस मेड हिम स्टार्ट टू वर्क डैश आफ्टर, तो कैसा, उसने अब कैसा काम करना शुरू कर दिया, कठिन, मतलब बोले तो कठोर परिश्रम करना शुरू कर दिया, पढ़ाई में भी उसने क्या किया, जी जान पूरा लगा दिया। आफ्टर दैट ही डैश एट हिज स्टडीज़, तो भाई वर्क हार्ड करोगे किसी भी काम में, तो आप क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे।
तो अपने स्टडीज़ में उसने क्या किया, इम्प्रूव किया। तो 72 का 3 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसने अपने पढ़ाई में क्या किया, इम्प्रूव किया। एंड सो डैश द बिग बॉय हु किक्ड न्यूटन डिड अ डैश। ठीक है, तो सो के बाद यहाँ पर क्या आ सकता है, सो के बाद एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पर होता है, परहैप्स। सो परहैप्स द बिग बॉय हु किक्ड न्यूटन डिड अ डैश टू द गुड वर्ड। मतलब बस देखो, लड़ाई लड़ाई में ही जो है एक दूसरे को पढ़ाई की चैलेंज हो गई, लड़ाई लड़ाई में एक दूसरे को पढ़ाई की चैलेंज हो गई। और फिर क्या हुआ, वो लड़का जो न्यूटन को मारा था, उस लड़के ने भी न्यूटन को हराने के चक्कर में पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई अपनी इम्प्रूव कर ली। और शायद इसी वजह, सो परहैप्स का मतलब क्या, शायद इसी वजह से जो है, ठीक है, न्यूटन डिड अ द बिग बॉय हु किक्ड न्यूटन। ठीक है, वो बड़ा लड़का जिसने न्यूटन को मारा था, उसने दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम किया, कुछ अच्छा काम किया मतलब गुड सर्विस। अब जॉब और सर्विस में बड़ा यहाँ पे क्लोज था, लेकिन यहाँ पे सही क्या होगा, सर्विस। जॉब होता है जब किसी के अंडर में आप काम करो तो जॉब होगा, और आप खुद किसी के लिए काम, मतलब आप देश के लिए, दुनिया के लिए काम करोगे तो जॉब नहीं होगा, वो सर्विस होता है। ठीक है, तो 75 को कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये रहा आज का क्लोज टेस्ट 75। अगला क्लोज टेस्ट नंबर सेकंड, ये थोड़ा सा बोरिंग क्लोज टेस्ट है, इसको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, इस पे आते हैं हम लोग। पीपल टेंड टू डैश पोजेसन। पोजेसन मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, एक तो पोजेसिव वर्ड होता है जब आप किसी के प्रति बहुत पोजेसिव हो जाते हैं, और ये पोजेसन मतलब रहता है कोई संपत्ति, कोई सामान, ठीक है ना, ठीक, एकत्रित करना। द पीपल टेंड टू डैश पोजेसन, तो पीपल क्या करते हैं, पीपल पोजेसन मतलब वो जो सामान होता है उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है। इकट्ठा करना मतलब क्या करेगा वो, अमास। अमास मतलब होता है टू कलेक्ट करना। द पीपल टेंड टू अमास पोजेसन समटाइम्स विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ डूइंग सो, मतलब उसको पता भी नहीं होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसको इकट्ठा कर। देखो ऐसा होता कब है, बेसिकली मैंने कहा था जब पैसेज आप शुरू करो तो आप सोचा करो कि पैसेज है क्या। अक्सर आप देखते होंगे आपके घर में जब भी आप सफाई वफाई करते हैं तो कुछ ऐसी सामान मिलती है जो आपको पता नहीं होता इसका क्या यूज़ है आगे, आप अवेयर नहीं हो कि इसका करना क्या है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, उसको कहीं रख देते हो, कहीं ड्रॉअर में रख दोगे, छोटा सामान है ड्रॉअर में रख दोगे, बड़ा सामान है तो आप अटारी पे यूज़ करके रख देते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडीड दे गेट अ डैश सरप्राइज व्हेन दे फाइंड समथिंग यूज़फुल। जब कोई चीज़ यूज़फुल उनको दिखता है, दरअसल जब भी कोई भी, मतलब आप सफाई करो, आपको लगा कि नहीं नहीं ये सामान तो बड़ा यूज़फुल लग रहा है, पता नहीं है क्या करना है इसका, लेकिन आपको बस देखने से लग रहा है कि नहीं ये बड़ा यूज़फुल है, ये फ्यूचर में काम आ सकता है, तो आप क्या करते हो, दोज हु नेवर हैव टू चेंज हो कलेक्टर्स ऑफ क्लटर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा ये लाइन, दे लीव डैश ऑब्जेक्ट इन ड्रॉवर्स, कभी ड्रॉवर्स में रख देते हो, कप बोर्ड्स मतलब आप अपने अलमारी वगैरह में रख देते हो, एटिक्स मतलब क्या हो गया, वो जो आपके घर पे अटारी बनी हुई होती है वहाँ आप रख देते हो। ठीक है, जैसा स्पेसियस होता है उस सामान को आप लोग वैसे जगह पे रख देते हो, उसी पे ये पैसेज है। ठीक है, कि पोजेसन मतलब क्या था, उसी संपत्ति की बात हो रही है कि उस संपत्ति को आप लोग क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, ये बिना जाने कि उसका क्या यूज़ है आगे, बस आपको क्या लगता है, देखने से लगता है कि हाँ ये यूज़फुल है, बस आप उसको कलेक्ट करते हो और कहीं कप बोर्ड, कहीं ड्रॉअर पे उसको रख देते हो। ठीक है, उसी पे बड़ा ही बोरिंग सा पैसेज है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 76 का एमास हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो जल्दी ये सब क्लोज टेस्ट कोई कराता नहीं है, आप पूरे यूट्यूब पे देख लो, ऐसे क्लोज टेस्ट आपको खोजने से जल्दी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि लोग बचना चाहते हैं, यहाँ काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्यों हो गया। एक तो बड़े ऑप्शन इससे क्लोज होते हैं, दो दो तीन तीन ऑप्शन बड़े क्लोज आते हैं कि इनमें से रखें क्या। तो अक्सर यूट्यूब पे वही मिलता है आपको जो बस अट्रैक्टिव हो, जहाँ एक्सप्लेन करना है, जहाँ समझाना है, वहाँ लोग यूट्यूब पे मैटर देने से बचते हैं। आप खुद देखो, जितने भी स्टेनोग्राफर या प्रैक्टिस सेट आपके यूट्यूब पे पढ़ें ज़रा देखो, सब वही कराएंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कॉमन एरर, बस यही लोग कराते ही रहते हैं। मैं जो करा रहा हूँ आप देख लो, पूरे यूट्यूब पे कोई भी इस तरह से सीरीज़ वाइज पूरे स्टेनोग्राफर का सेट सॉल्व नहीं करा रहा होगा, ये मेरी गारंटी, आप पूरा देख लेना यूट्यूब पे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितने भी स्टेनोग्राफर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन तक इस वीडियो को क्या करिए आप लोग पहुँचाइए, ताकि मेरी ये मेहनत जो है वो सफल हो सके। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। इंडीड दे गेट अ डैश सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़ होगा भाई, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं, वहाँ फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही है, डिस्गस्टिंग भी नहीं होगा, कुछ पॉजिटिव वर्ड ही चाहिए आपको। स्टनिंग, सरप्राइज़ है तो स्टनिंग ऑलरेडी फिर रखना, कोई दोनों एक ही चीज़ हो जाएगा। प्लीजेंट सरप्राइज़ मतलब बड़ी प्लीजेंट सी, शांति भरा उनको एक सरप्राइज़ होता है कि अरे ये क्या मिल गया, होता है ना, जब कोई अचानक से कोई चीज़ पा जाओगे, घर सफाई करोगे तो आपको एक प्लीजेंट सी सरप्राइज़ होती है, अरे ये क्या है, बड़ा यूज़फुल चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ,
व्हेन दे फाइंड समथिंग यूज़फुल, ठीक है। तो कैसा सरप्राइज़ होता है उनको, प्लीजेंट सरप्राइज होता है, ठीक है। दोज हु नेवर हैव टू चेंज हाउस बिकम डैश कलेक्टर ऑफ कलेक्टर्स, मतलब जो कभी घर तक नहीं बदलते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लटर मतलब जो भी वो अस्त व्यस्त चीज़ें आपकी पड़ी होती हैं उन अस्त व्यस्त चीज़ों में से उसके कलेक्टर्स बन जाते हैं, मतलब उसको इकट्ठा करने वाले। तो बिकम डैश कलेक्टर, कैसे कलेक्टर, मतलब आपको पता नहीं है क्या करना है लेकिन फिर भी आप उसको कर रहे हो, रख रहे हो। तो बिकम हैप्पी कलेक्टर, नहीं। ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित कलेक्टर, व्यवस्थित कलेक्टर हमेशा वही चीज़ें रखेगा जो उसको पता है उसको क्यों रख रहा है, तो ये नहीं होगा। यूज़लेस, नहीं। इनडिस्क्रिमिनेट होगा, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बिना जाने, बिना विवेक के, आपको पता नहीं है क्या करना है उसका लेकिन फिर भी आप उसको रख रहे हो। तो देखो ये सब चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब पैसेज को समझ पाओगे। अब आपको पता ही नहीं है कि पैसेज में चल क्या रहा है तो आपको लगेगा चारों ऑप्शन सही है। इसीलिए क्लोज टेस्ट जब भी करो, जब भी ऐसे पैसेज आए तो पहले पैसेज की मीनिंग समझा करो, ऑप्शंस फिल ही मत करो। मैं बताऊँ, मैंने इसको सॉल्व करने के पहले मैं खुद जब पहली बार सॉल्व किया मैंने कहा यार सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं इसमें। फिर मैंने जब इस पैसेज को पढ़ा कि पैसेज है किस पे, अभी तक इसके पहले के जो पैसेज हम लोगों ने देखे थे वहाँ हमको पता था कि पैसेज में है क्या, चाहे वो सुपरस्टिशन वाला हो, चाहे ये न्यूटन वाला है, वहाँ पर लड़ाई चल रही थी दोनों के बीच, फिर पढ़ाई की कंपटीशन हो गई, फिर एक कुछ कर गया, ये सब चीज़ें नॉर्मल थी। यहाँ पे चीज़ें नहीं पता हो रही थी। लेकिन जब पैसेज को आप एक बार पढ़ोगे ध्यान से तो आप पूरा पैसेज एक बार पढ़ा लो, आपको आइडिया लग जाएगी कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इनडिस्क्रिमिनेट हो जाएगा। 78 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला। बिकम इनडिस्क्रिमिनेट कलेक्टर्स ऑफ कलेक्टर्स, मतलब उस कलेक्टर्स को कलेक्ट करने वाले इनडिस्क्रिमिनेट कलेक्टर बन जाते हैं, मतलब पता नहीं है, अविवेकी, बिना जाने उसको कलेक्ट करने लगते हैं। दे लीव डैश ऑब्जेक्ट इन ड्रॉवर्स, क्या करते हैं उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉवर में रखते हैं, कपबोर्ड पे रखते हैं, एटिक्स पे रखते हैं फॉर ईयर्स, सालों के लिए, ठीक है। तो 79 में क्या होगा, दे लीव डैश ऑब्जेक्ट, यूजफुल ऑब्जेक्ट, अनहोली, अनडिजर्विंग, अनवांटेड, क्या होगा। अब उनके लिए क्या है, ये यूज़फुल ऑब्जेक्ट है भाई, उनको लग रहा है कि भाई बड़ा यूज़फुल है। देखो पढ़ने से कितना आसान हो गया ना ये पैसेज। 79 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉर ईयर्स दे डैश बिलीव दैट दे मे नीड दोज वेरी थिंग्स वन डे, देखो मैंने कहा ना, अब वो बिलीव कर रहे हैं कि वो चीज़ उनको एक ना एक दिन काम आएगा, इसलिए उसने रख दिया। दे डे डैश बिलीव दैट दे क्वाइटली साइलेंटली, एक मिनट, सॉरी, चलिए। तो दे अर्नेस्टली बिलीव, क्वाइटली बिलीव, साइलेंटली बिलीव, वेगली बिलीव। तो वेग मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, ये तो नहीं होगा। क्वाइटली भी नहीं होगा यहाँ पे, साइलेंटली बिलीव होता नहीं। अर्नेस्टली मतलब होता है विनम्रता से, मतलब बेसिकली, अर्नेस्टली कहाँ पे क्या होता है, बेसिकली, नॉर्मली, साधारणता, ठीक है। इसकी मीनिंग यहाँ पे विनम्रता नम्रता होता है, लेकिन यहाँ जो पैसेज में मीनिंग है साधारणता बेसिकली होगा। तो दे बेसिकली बिलीव दैट, अर्नेस्टली बिलीव दैट दे मे नीड दीज दोज वेरी थिंग्स वन डे, बट कलेक्टिंग एज अ डैश हॉबी इज़ क्वाइट डिफरेंट एज वेल एज एडवांटेजियस। तो कह रहा है इस तरह की चीज़ों को बड़ी ही कलेक्ट करना कभी कभी क्या होता है, अलग चीज़ भी होती है और कभी कभी बड़ा एडवांटेजियस भी हो जाता है। तो बट कलेक्टिंग एज अ डैश हॉबी, कैसा हॉबी, ग्रेव, ग्रेव मतलब खोदना होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ग्रेव मतलब क्या होता है आपका, खोदना, ये तो नहीं होगा। फ्रिवलस, तुच्छ हॉबी हो नहीं सकता। सोलोमन भी नहीं होगा। सीरियस हॉबी, ठीक है। कौन सा हॉबी होगा, एक मतलब सीरियस हॉबी इज़ क्वाइट डिफरेंट एज वेल एज एडवांटेजेस। इट डैश रिलैक्सेशन फॉर लीजर आवर्स, लीजर मतलब होता है फुर्सत के समय में ये क्या प्रोवाइड करता है, तो अपने आप देखो निकल जाएगा, फुर्सत के समय में ये क्या प्रोवाइड करता है, रिलैक्सेशन। तो इट प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। हालांकि आप ऑप्शन से देखोगे तो हेल्प्स भी हो सकता है, गिव्स, प्रोमोट्स, प्रोवाइड्स, चारों हो सकता था, लेकिन मैंने हमेशा बार बार कहा कि ऑप्शन पे डायरेक्ट नहीं जाओ, पहले खुद से लाइन को पढ़ा करो। तो आप खुद जब ये लाइन बोलोगे कि लीजर के टाइम में, रिलैक्सेशन के टाइम में ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो अपने आप प्रोवाइड निकल गया, प्रोमोट, हेल्प, गिव्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका, सी, प्रोवाइड्स। कभी कभी रीडिंग से भी चीज़ें आपकी बनती है। इट प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन फॉर लीजर आवर्स, वन डज नॉट नीड टू गो आउट डैश फॉर सर्च। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, गो आउट इन सर्च ऑफ समथिंग, ये तो प्रीपोजिशन है, बड़ा आराम से ग्रामर से पकड़ लोगे। गो आउट इन सर्च ऑफ समथिंग, तो सर्च के पहले यहाँ पे इन लगेगा, सर्च के पहले क्या लगेगा, इन लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। 84 पे चलते हैं। इन सर्च ऑफ इंटरटेनमेंट, मोर एवर वन गेट्स टू मीट डैश कलेक्टर्स, ठीक है। तो जब वो खोजने चले जाते हैं कि भाई क्या क्या कहाँ कहाँ रखा है,
तो उन्हें कैसा क्या क्या मिलता है, मीट्स डैश कलेक्टर, कैसा कलेक्टर, जो ढेर सारी चीज़ें आपने इकट्ठा करके रखा है, ठीक है। तो न्यूमरस कलेक्टर, ढेर सारे पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या में, न्यूमरस कलेक्टर। सो वंस डैश ऑफ गुड फ्रेंड, 85 मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, 85 का हो जाएगा आपका सर्किल, मतलब उनका सर्किल जो है वो मिल जाता है। चलिए, तो ये रहा आज का क्लोज टेस्ट, और ये कुछ वोकैब्स हैं, इनको आप जो है स्क्रीनशॉट पहले ले लो, इसको पढ़ना, जो याद है वो ठीक है, जो नहीं याद है उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो याद है वो ठीक है, जो नहीं याद है उसे क्या करेंगे आप लोग, नोट कर लीजिएगा। अब वोकैब्स पढ़िए डेली, कम से कम 150-200 वोकैब्स आपको पढ़ने हैं, नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वोकैब्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, बाकी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी, लेकिन वोकैब्स क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज के लिए इसमें इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की तैयारी करने वाले स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।